अगर भारत की कहानी को समझना है तो कुछ राज्यों की कहानी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, और बिहार यकीनन उन्हीं में से एक है। तो चलिए, आज बिहार की उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी जमीन है जिसका अतीत तो वाकई में बहुत शानदार रहा है, लेकिन इसकी जो आधुनिक सियासत है ना, वो हमेशा से ही उथल-पुथल और बहुत बड़े-बड़े बदलावों का केंद्र रही है। तो बिहार की आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले दो चीजों को समझना जरूरी है। एक, इसका गौरवशाली अतीत, और दूसरा, आजादी के ठीक बाद आई एक ऐसी सरकारी पॉलिसी जिसने मानो हमेशा के लिए इस राज्य का भविष्य ही तय कर दिया। सोचिए जरा, हजारों साल पहले मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी, और फिर भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम गढ़। मतलब बिहार हमेशा से ही इस देश के इतिहास के बिल्कुल सेंटर में रहा है। लेकिन फिर आज़ादी मिली और केंद्र सरकार एक आर्थिक नीति लेकर आई। नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और इस एक पॉलिसी ने बिहार के औद्योगिक विकास पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो दशकों तक उससे उभर ही नहीं पाया। अब देखिए, कागज पर तो इस पॉलिसी का मकसद बहुत अच्छा था। आइडिया ये था कि पूरे भारत में इंडस्ट्री बराबर फैले। लेकिन हुआ क्या? इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य, जिनके पास कोयला, लोहा जैसे खनिजों का भंडार था, उनका जो एक नेचुरल एडवांटेज था ना, वो खत्म हो गया। अब कोई कंपनी बिहार में फैक्ट्री क्यों लगाएगी जब उसे वही कच्चा माल उसी दाम पर कहीं और भी मिल सकता है? तो जब उद्योग नहीं लगे तो जाहिर है आर्थिक सुस्ती आई, बेरोजगारी बढ़ी, और यही सब धीरे धीरे लोगों के बीच एक बड़े गुस्से में, एक असंतोष में बदल गया। और जानते हैं, इसी असंतोष ने आगे चलकर बिहार में कांग्रेस पार्टी के दशकों पुराने एक छत्र राज की नींव तक हिला दी। इस बदलाव की जो पहली चिंगारी थी वो भड़की साल 1967 में। पटना में स्टूडेंट्स का एक प्रदर्शन चल रहा था, और उसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में दीनानाथ पांडे नाम के एक छात्र की मौत हो गई। बस इस एक घटना ने पूरे राज्य में एक सियासी भूचाल ला दिया। और इस घटना के बाद बिहार की सियासत ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आप सोचिए, एक तरफ दक्षिणपंथी जनसंघ और दूसरी तरफ वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियां, ये सब जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, सिर्फ एक मकसद के लिए साथ आ गए, किसी भी तरह कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। लेकिन ये जो अनोखा गठबंधन था, ये सिर्फ 9 महीने ही चल पाया। अब इतनी अलग अलग विचारधाराएं एक साथ सरकार कैसे चलाती? ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इसी के साथ बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के एक बहुत लंबे दौर की शुरुआत हो गई। चलिए, अब चलते हैं 1970s के दशक में। ये वो दौर था जब पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा था। माहौल एकदम तैयार था एक बड़े जन आंदोलन के लिए, और उस आंदोलन का एपिसेंटर यानी केंद्र बना बिहार। तो एक तरफ देश में सूखा और अकाल, दूसरी तरफ सरकार पर करप्शन के आरोप, और इन सब के बीच छात्रों का बढ़ता हुआ गुस्सा। ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे थे जिसे बस एक बड़े नेता के नेतृत्व का इंतजार था। और वो नेतृत्व मिला जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का। जेपी ने इस छात्र आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक नया और बहुत बड़ा मकसद दे दिया। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। मतलब देश की राजनीति, समाज, व्यवस्था, सब कुछ बदलने का एक आह्वान। और जेपी का ये आंदोलन इतना बड़ा, इतना ताकतवर हो गया कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ा। 25 जून 1975 पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। तो जेपी आंदोलन हुआ, इमरजेंसी लगी और फिर खत्म हुई। लेकिन क्या बिहार में स्थिरता आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके बाद तो राज्य ऐसी राजनीतिक अफरा-तफरी के दौर में चला गया जैसी पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। सरकारों के आने जाने का सिलसिला तो जैसे म्यूजिकल चेयर का खेल बन गया था। यकीन करेंगे, कुछ ही महीनों के अंदर 4-4 मुख्यमंत्री बदल गए। कौन सा गठबंधन कब टूटेगा, कौन नेता कब पाला बदलेगा, इसका कोई भरोसा ही नहीं था। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने, इसी अफरा-तफरी ने बिहार की राजनीति में कुछ बहुत ही नई और खतरनाक चीज़ों को जन्म दिया, जिनका असर आज तक दिखता है। यहीं से शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, यानी अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए कहीं बंद कर देना, और चुनाव जीतने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा।
लेकिन कहते हैं ना, हर उथल-पुथल अपने साथ कुछ नया भी लाती है। तो जेपी आंदोलन की इसी आग और बाद की राजनीतिक उठापटक के बीच से नेताओं की एक बिल्कुल नई पीढ़ी निकलकर सामने आई। एक ऐसी पीढ़ी जो अब बिहार की सत्ता पर अपनी दावेदारी पेश करने को तैयार थी। और इस नई पीढ़ी में दो नाम सबसे बड़े थे। दोनों निकले तो एक ही आंदोलन से थे, लेकिन दोनों की सियासत का अंदाज जमीन आसमान का था। एक तरफ थे जमीनी, अपने अंदाज के लिए मशहूर और करिश्माई लालू प्रसाद यादव, और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत, पढ़े लिखे और एक बेहतरीन रणनीतिकार नीतीश कुमार। तो 1980 का दशक खत्म हो रहा था और कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही थी। लेकिन एक आखिरी कील ताबूत में ठोकना अभी बाकी था। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने कांग्रेस के सबसे पुराने और सबसे वफादार वोट बैंक को भी उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और वो घटना थी 1989 के भागलपुर दंगे। इस भयानक सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उस वक्त की कांग्रेस सरकार के रवैये ने लोगों का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया, और इसका नतीजा एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में सामने आया। हुआ ये कि कांग्रेस से नाराज और छला हुआ महसूस कर रहे मुस्लिम वोटरों ने एक नया सियासी ठिकाना ढूंढा। वो जुड़ गए लालू प्रसाद यादव के साथ। यादव समुदाय का जबरदस्त समर्थन तो लालू जी के पास पहले से ही था, और बस यही से बना बिहार की सियासत का वो सबसे मशहूर और ताकतवर समीकरण MY समीकरण, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। ये लालू यादव की राजनीति का आधार बन गया। और इसी नए समीकरण और बदलाव की जबरदस्त लहर पर सवार होकर 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये बिहार की राजनीति में एक पुराने दौर का अंत था और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। और फिर वो दिन आया 10 मार्च 1990। लालू प्रसाद यादव ने पटना के उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोचिए, ये वही मैदान था जहां से सालों पहले जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कितना सिंबॉलिक था ये। आंदोलन से निकला एक छात्र नेता अब उसी राज्य का मुखिया बन रहा था। तो क्रांति की राख से एक नई ताकत का उदय हो चुका था। एक नई शक्ति सत्ता में आ चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि इस नए दौर का बिहार के लिए मतलब क्या था? इसकी कहानी हम जानेंगे अगले हिस्से में।